सो हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा कुमावत और मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट, बीवो की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बीवो क्या है। स्टूडेंट, आपने देखा होगा जैसे बीकॉम की डिग्री होती है, बीएससी की डिग्री होती है, बीए की डिग्री होती है, वैसे ही जो बीवोक है, बीवोक एक वोकेशन कोर्स है। स्टूडेंट, ये कोर्स बाहर, इंडिया के बाहर काफ़ी लोकप्रिय है। जैसे इटली है, जर्मनी है, यूएस है, वहाँ पर ये कोर्स चल गया है, लेकिन इंडिया में अभी तक ये कोर्स इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपने ये बीवो कोर्स जो लिया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ से मिलने वाली है, और इससे आपको जितने भी जॉब के जो भी ऑप्शंस हैं वो रास्ते आपको खुल जाएंगे। ये डिग्री से एक अलग कोर्स है। डिग्री कोर्स में ये होता है कि पहले आप डिग्री लेते हो 3 साल की, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो। वहाँ पर भी आपको जॉब का बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है और आपको वैकेंसी के लिए वैकेंसी नहीं मिलती है। उसी तरह क्या होता है, बीवोक जो कोर्स है, इसके बाद क्या है, आपको हम यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हैं, जिसको आप लेते ही डायरेक्ट आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ हम यहाँ पर 37 दोस्तों कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें फ्यूचर में जितनी भी वैकेंसी आने वाली है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, या आ रही है या आने वाली है, सपोज़ पटवारी है या कोई भी बैंक, आरएस, वो भी आप इस बीवोक के हम साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे और आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बीवोक की फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं नेहा कुमावत और मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट, अकाउंटिंग जानने से पहले अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। दोस्तों, आपने अकाउंटिंग शब्द अपने दैनिक जीवन में भी बहुत बार सुना होगा कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग आपने ये भी देखा होगा कि है ना, अकाउंटिंग का कोर्स करने के बाद अपन है ना कहीं जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं, या कहीं सीए के अंडर में काम कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी पोस्ट जो अकाउंटेंट के वर्क के लिए होती है, टैक्स का काम कर सकते हैं, रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टीडीएस का काम कर सकते हैं। ये सारा काम अकाउंटिंग के अंदर होता है। अब अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है? अगर हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता तो होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसके नाम से ही इसका अर्थ निकलता है। जैसे कि इसका नाम है लेखांकन, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं कि लेख प्लस अंकन, लेख प्लस अंकन करना ही लेखांकन है। अब दोस्तों, आप पूछोगे मैंने लेख और अंकन ये क्या है? तो दोस्तों, लेख यानी लिखना किसको लिखना? वित्तीय घटनाओं को, लेन देन को लिखना। और अंकन मतलब अंकों में, यानी जो भी बिजनेस में लेन देन होंगे, व्यापार में जो भी लेन देन होंगे, दैनिक लेन देन या व्यावसायिक में जो भी लेन देन होंगे, उनको लिखना ही लेखांकन है। क्या सिर्फ लिखना ही लेखांकन है? जी हाँ, लिखना ही लेखांकन है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी इसकी प्रक्रिया भी होती है। तो प्रक्रिया जानने से पहले अपन ये समझते हैं, क्या हमने अपने दैनिक जीवन में लेखांकन को देखा है? जी बिल्कुल देखा है। आप खुद एक लेखांकन हैं, आप खुद एक लेखा शास्त्री हैं, आप एक खुद अकाउंटेंट हैं। कैसे? स्टूडेंट, यहाँ मैं एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ। सपोज राम है, ये राम है, ये राम है ना। राम के घर में क्या हो रही है? शादी हो रही है। पिताजी बहुत जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहे हैं और बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हैं। राम ने बोला, पापा मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूँ क्या? तो उसने बोला, जी बिल्कुल कर दो आप अगर फ्री हो तो राम बोलता है, जी मैं बिल्कुल कर देता हूँ आपकी मदद, बताइए क्या काम है। एक काम करना कि जितना भी नगद
ट्रांजैक्शन है, जितना भी मेरे को चुकाना है, शादी में इतना खर्च, इतना बर्डन है काम का, तो जिसको पेमेंट का काम है ना, भुगतान का, वो तुम कर लेना। तो राम बड़ा एक्साइटेड हो गया, अरे वाह मुझे पेमेंट करने वाला काम मिला। तो राम के फादर ने उसको 5 लाख रुपीस दिए। कितने दिए? 5 लाख रुपीस दिए कि अभी तो 5 लाख रुपीस पकड़ और जितना भुगतान करना है वो तू कर देना। राम एक्साइटेड के मारे भुगतान करता चला गया। उसने कहाँ कहाँ भुगतान करा? कैटरिंग वाले को दिया, बैंड बाजे वाले को दिए, ठीक है, इवेंट वाले को दिए, हलवाई को दिए, और भी अन्य बहुत सारे उसने भुगतान करे। अब दूसरे दिन उसके फादर उसको बोलते हैं, जो मैंने तुझे 5 लाख रुपए दिए थे ना, उसका कहाँ कहाँ भुगतान करा? तो राम अब कंफ्यूज हो गया। राम को ये तो पता है कहाँ कहाँ भुगतान करा, लेकिन कितना करा और उसकी कोई रसीद उसके पास नहीं थी। अब क्या होता है कि उसने वापस रिकॉल करा अपने माइंड में कि अच्छा मैंने कहाँ कहाँ किसको कितना दिया था। तो वो याद करता है कि मैंने कैटरिंग वाले को दिए थे, मैंने कैटरिंग वाले को 1 लाख दिए थे, है ना, मैंने इवेंट वाले को दिए थे 50, मैंने हलवाई को दिए थे 50। उसको सब याद करना पड़ रहा है कि कहाँ कहाँ दिए थे। फिर बैंड बाजे वाले को दिए थे 1 लाख, मैंने बैंड बाजे वाले को दिए थे। तो 1 और 2 और 3 लाख तो हो गए, और अन्य में भी मैंने दिए थे 1 लाख रुपए। एक्स्ट्रा जो भी खर्चे हुए थे वो मैंने 1 लाख में दिए थे। तो अब उसके पास 1 लाख बचता है। 1 2 3 और 4 और 5। अब ये उसके पास क्या है? बचत। इतने बच गए। अब उसको क्या करना पड़ा दोस्तों? यहाँ पर उसको सब याद करना पड़ा और फिर उसको लिखना पड़ा। और अन्य में तो वो ऐसी बातें थी जो वो भूल भी गया कि अदर उसने क्या क्या पेमेंट करे हैं। तो दोस्तों यहाँ उसको क्या करना चाहिए था? आप सोचो, आप इसकी जगह होते तो क्या करते? एक समझदार व्यक्ति इस जगह होता तो वो क्या करता कि एक पेपर लेता, पेपर पर पहले लिखता कितना प्राप्त हुआ है, कितने पैसे उसको मिले हैं। सपोज 5 लाख रुपए मिले तो वो लिख देता। फिर जहाँ जहाँ उसने खर्चा किया उतनी अमाउंट करके जितना बचा है वो लिख लेता। समझदार व्यक्ति यही करता। लेकिन राम था एक्साइटेड के मारे, वो लिखना ही भूल गया। लेकिन बाद में उसने एक एक चीज़ें याद करी और फिर लिखा। दोस्तों ये पूरी स्टोरी सुनाने के पीछे एक ही वजह है कि इन सब चीज़ों को याद रखना मुश्किल होता है। चलो शादी तो एक छोटा सा फंक्शन था कि उसको याद भी आ गया और उसने लिख भी लिया, लेकिन बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर रोज ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं और बहुत सारे होते हैं। राम को चुकाया, राम से प्राप्त हुआ, या फिर मोहन को दिया, या सोहन से रिसीव हुआ, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो क्या उनको याद रख पाना आसान बात है? नहीं दोस्तों, याद नहीं रख सकते, इसीलिए उसको क्या करा जाता है? लिखा जाता है। तो इसी को ही लेखांकन कहते हैं। क्या लेखांकन में सिर्फ लिखना ही लेखांकन है? नहीं, लेखांकन में इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है तो वो समझते हैं, आइए। ये लेखांकन की प्रारंभिक क्रिया ही प्रक्रिया है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि ये प्रारंभिक क्रिया क्या होती है? तो ये लेखांकन की प्रारंभिक क्रिया है। सबसे पहले है लिखा हुआ है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं, आइडेंटिफाई करना। ये आइडेंटिफाई करना क्या होता है मैम? इसका अर्थ होता है पहचानना। पहचानना मैम, क्या पहचानना? सपोज मैंने बोला था ना, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे रोहन से प्राप्त हुआ, या मदन को चुकाया,
या रेंट चुकाया या फिर लाभ हुआ, हानि हुई, ऐसे बहुत कई ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते हैं, लेकिन हम याद नहीं रख पाते हैं। क्यों उसकी लिमिट, उसको याद रखने की भी एक सीमा होती है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले पहचानना, उसको मापना, उसको लिखना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना। इस सब को समझने से पहले आपको मैं एक चीज़ और समझाना चाहती हूँ, वो ये है दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम ये अकाउंटिंग कहाँ से आई है, ये अकाउंटिंग क्या होती है। ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसकी कोई कहानी है क्या, इसका कोई इतिहास है? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इसका एक इतिहास है। क्या इतिहास है अकाउंट्स का, अकाउंटिंग का, लेखांकन का इतिहास? आप सबने पिज़्ज़ा खाया है? बिल्कुल खाया है, सबको पसंद भी होगा, किसी का तो बहुत फेवरेट होगा। तो ये पिज़्ज़ा कहाँ से आया है दोस्तों? ये पिज़्ज़ा इटली से आया है। उसी तरह जो लेखांकन है, लेखांकन की जो पद्धति है, जो हम अभी वर्तमान में अपनाते हैं, दोहरा लेखा पद्धति, वो जो पद्धति है वो इटली से आई है। कहाँ से आई है? इटली से। मैम इटली से कहाँ से आ गई, कौन लेकर आया इसको? तो इटली से एक भाई साहब है, लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली ये एक पर्सन है, ये इसको लेकर आए थे। अब कब लेकर आए थे? सन 1494 में इस पद्धति का विकास हुआ था। इस पद्धति का विकास हुआ था दोहरा लेखा पद्धति, इसी के नाम से है। और इन्होंने ही इसमें नवाचार करके, नए नए एडिशन करके इस पद्धति का आविष्कार किया। और इस पद्धति को बोला जाता है दोहरा लेखा प्रणाली। मैम ये क्या होता है दोहरा लेखा प्रणाली? तो दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है दोस्तों, इसके नाम से ही आपको यहाँ सब स्पष्ट हो जाएगा कि दोहरा, दो बार, दोहरा यानी दो बार, और लेखा का मतलब लेखा ही है। यहाँ दो बार लेखा करना, किसका करना? लेन देन का। दो बार लेखा करना ही लेन देन का दोहरा लेखा प्रणाली है। दोस्तों इन्होंने, लुकास पेसियोली जो पर्सन थे, इन्होंने बताया दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर कि लेन देन का दो बार लेखा होगा। अब ये दो बार लेखा क्या होता है? एक होता है डेबिट, एक होगा क्रेडिट। डेबिट को हिंदी में नाम और क्रेडिट को हिंदी में जमा के नाम से जाना जाता है। इसको डेबिट को शॉर्ट में DR से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में CR से डिनोट करते हैं। तो ये जो भी लेन देन होगी वो दो बार होगी, एक तरफ डेबिट तरफ और दूसरी क्रेडिट तरफ, दोहरा लेखा होगा। और इसी प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से जाने लगा। और हमारे यहाँ वर्तमान में भारत में इसी प्रणाली की प्रचलित है और इसी के आधार पर हम सारे लेखे करते हैं। ठीक है, तो ये इसका इतिहास था। अब दोस्तों क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसका इतिहास इतना ही होगा? क्या हमारे यहाँ भारत में कोई ऐसे लोग नहीं हुए जिन्होंने लेखांकन के बारे में सोचा, अकाउंटिंग के बारे में सोचा? जी बिल्कुल हुए। हमारे यहाँ प्राचीन काल में, हमारे यहाँ भारत में प्राचीन काल में वेदों में और पुराणों में भी लेखांकन का उल्लेख किया गया है। अब आप ये सोचो, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, क्या वो लेखांकन का उपयोग नहीं करते थे? जी बिल्कुल करते थे। आपने देखा होगा एक लाल डायरी आती थी, ऐसी कलर की, ऐसी डायरी होती थी और उसमें यहाँ शुभ, लाभ और ऐसे करके एक डायरी में लेखा जोखा लिखा जाता था। सारी बहियाँ रिकॉर्ड इसमें करी जाती थी
कितने नगद प्राप्त हुए, कितना चुकाया, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए, क्या क्या लेन देन हुए, किससे कितना प्राप्त हुआ, सब एक साथ लिखा जाता था। सारी चीज़ें एक साथ लिखी जाती थी। अब क्या होता था, उस चीज़ को सपोज इसके कोई भी, और इनको लिखने वाला क्या कहलाता था, मुनीम। क्या कहलाता, मुनीम जी, वही मुनीम जी जिसको आप जानते हो, मुनीम वो होते थे। वो इसमें क्या करते थे, लिखते थे। अब सपोज ये मुनीम जी है, मुनीम जी के जो भी हेड है, सेठ जी हैं, वो बोलते हैं चलो ये बताओ कि हमें जनवरी महीने में कितना कितना पैसा प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। मुनीम जी आए, इन्होंने डायरी खोली, डायरी में थके हारे पूरे पेज पलट पलट के इसको देख रहे हैं कि अरे कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो क्या हुआ कि बहुत टाइम लग गया, यानी समय लग गया इसको ढूंढने में, लेन देन को ढूंढने में समय लग गया। तो दोस्तों इस कारण समय के कारण लेखांकन की जो नई पद्धति अपनाई गई है, दोहरा लेखा प्रणाली, उसमें क्या होता है, एक पूरी प्रक्रिया के आधार पर हम लेखांकन को लागू करते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। यहाँ क्या होता था कि सिर्फ उन्होंने लिखते जाते थे, लेकिन उसको वापस याद करना और इस सब को मैनेज करना, इसमें काफ़ी समय लग जाता था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि लेखांकन कहीं से आया है। हमारे यहाँ भारत में भी प्राचीन काल में भी और इतिहास में भी लेखांकन के प्रमाण देखे गए हैं। सब तरफ लेखांकन है, लेकिन वो नवाचार से संबंधित नहीं थे। सपोज अभी पहले के टाइम पे आपके पास कौन सा फ़ोन हुआ करता था, कीपैड फ़ोन हुआ करता था, लेकिन उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती थी। उसके बाद स्मार्टफोन आए। उसी तरह लेखांकन में भी नवाचार के रूप में दोहरा लेखा प्रणाली आई थी। तो दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वो क्या होती है। अब दोस्तों आप सोचोगे कि जब डायरी हुआ करती थी और इसमें हम सब लिखते थे, तो इसमें नवाचार की ज़रूरत क्यों पड़ी और लेखांकन की ही ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपने एक कहावत कही जाती है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। यानी पहले लिख लो मतलब रिकॉर्ड कर लो, पहले लिख पीछे दे मतलब फाइल में लगा लो, फाइलिंग कर लो उसकी। और अगर आप भूल जाते हो, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। यानी अगर आप भूल गए हो तो उसको वापस लाओ, जो आपने फाइलिंग करी है उसको वापस लाओ और उसको देखो और अपनी ट्रांजैक्शन को पहचान दो। तो इसी कहावत के साथ हमारे भारत में दोहरा लेखांकन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कंटिन्यू करती हूँ लेखांकन का अर्थ। लेखांकन का अर्थ क्या है दोस्तों? सरल शब्दों में लेखांकन का आशय वित्तीय लेन देन को क्रमबद्ध रूप में लेखाबद्ध करने, उसका वर्गीकरण करने और लेखांकन का वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने एवं उसको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है कि उसका विश्लेषण भी हो सके, निर्वचन भी हो सके और उसका सारांश होकर लास्ट में क्या हो सके, निर्वचन कर सकते। और अंतिम खाते, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अंतिम खाते क्या होता है, ये सब क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं इसकी प्रक्रिया। शुरू में दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, शादी वाला एग्जाम्पल लिया था ना। राम के घर में शादी थी, तो उसमें क्या हुआ था, उसने रिकॉर्ड नहीं करा था, उसने लिखा नहीं था। लेकिन जब बाद में अगर कोई अच्छा व्यक्ति होता, समझदार व्यक्ति होता, वो उसको लिखता, तो वो उसको ही मैंने अकाउंटिंग कहा था। लेकिन वो एक अकाउंटिंग सीमित अकाउंटिंग है। यहाँ पर अकाउंटिंग का शब्द एक व्यापक शब्द है जिसकी एक प्रक्रिया है पूरी। क्या प्रक्रिया है दोस्तों, वही हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई, मैम ये आइडेंटिफाई क्या है? यानी आइडेंटिफाई का हिंदी में अर्थ होता है पहचान करना। मैम ये पहचान करना क्या है? जैसे मैंने बताया था
बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं। क्या लेन देन होते हैं? रमेश से प्राप्त करा, सोहन को चुकाया, मोहन से प्राप्त हुआ, या कोई माल बेचा, माल खरीदा, ऐसे बहुत सारे लेन देन होंगे। और एक दिन में इतने होते हैं तो महीनों और सालों में तो बहुत सारे लाखों ट्रांजैक्शन होंगे। तो उन लाखों ट्रांजैक्शन को क्या आप याद रख पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क की भी याद रखने की एक सीमा होती है। तो उस चीज़ को जो हम याद नहीं रख सकते उसी को हम लिखते हैं और उसी को हम लेखांकन कहते हैं। लेकिन इस लेखांकन की एक पूरी प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है दोस्तों? पहली है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना यानी पहचान करना। अब मैम पहचान किसकी करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान करना। पहचान किसकी करना? फर्स्ट है पहचान करना। जो भी लेन देन होते हैं व्यापार में, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि किसको कितना पेमेंट करना है, कितनी प्राप्ति हुई, कितने भुगतान हुए, वो बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे भुगतान करने होते हैं और हम याद नहीं रख पाते, इसलिए हमको लिखते हैं और उसी को लेखांकन कहते हैं। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में सबसे पहला चरण है कि पहचान करना। अब किसकी पहचान की जाए? पहचान करना लेन देन की। लेन देन की क्या करना? पहचान करना। सपोज दोस्तों आप एक शॉप खोलते हो, है ना, एक किराना स्टोर ही खोलते हो आप, ठीक है। उसमें आप बहुत सारे, जैसे आपने सोचा कि मैं किराना स्टोर ओपन करता हूँ, ठीक है, फिर या करती हूँ, तो सबसे पहले आप सोचोगे कि हम माल लेकर आएँ, क्या बेचेंगे और क्या खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, या वो माल क्या होगा, ये सब आप उस चीज़ का निर्धारण करते हो, ठीक है। आपने सब फाइनल कर दिया कि हम किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, आपने पहले इस चीज़ का निर्धारण कर दिया, ठीक है। लेकिन आपके बिजनेस में जो होने वाली लेन देन है, क्या वो व्यापारिक है या सामान्य है, इसकी पहचान करना। आप रोज उठते हो, ठीक है, आप सपोज उठते हो या सामान्य क्रियाएं करते हो, तो वो व्यवसायिक क्रिया नहीं है। सपोज आप पिज़्ज़ा खाने ही गए, तो पिज़्ज़ा खाने गए, वहाँ ऑर्डर करा, ठीक है, तो ये एक सामान्य क्रिया है। क्या ये एक व्यवसायिक क्रिया है? व्यवसाय पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी व्यवसाय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो व्यापार से संबंधित ही नहीं है। अब व्यापार से संबंधित चीज़ें कौन सी होती है, तो वो समझते हैं आगे। जैसे इन्होंने राम ही ले लेते हैं, राम ने स्टोर खोला, ठीक है। अब राम ने स्टोर खोला तो ये सबसे पहले दुकान ली, वो किससे ली? किराए पर, ठीक है, किराए पर ली, ठीक है। वस्तु खरीद भी रहा है, कच्चा माल खरीद कर लेकर आता है, फिर उपभोक्ता को बेचता भी है, तो ये एक व्यापारिक क्रिया है। तो जो ये लेन देन हो रहे हैं ये क्या है? व्यापारिक क्रिया है। तो ये एक व्यापारिक क्रिया है और इसकी पहचान करना कि हाँ, ये बेचना, खरीदना, ये व्यापार से संबंधित सारी जो चीज़ें हैं ये एक व्यापारिक क्रिया है। तो सबसे पहले लेखांकन में ये पहचान करना कि जो लेन देन हो रहे हैं क्या वो व्यापार से संबंधित थे। अगर वो व्यापार से संबंधित है तो वो कहे जाएंगे व्यापारिक क्रिया, और उसी क्रिया को पहचानना क्या है? पहचान करना कहलाता है, आइडेंटिफाई करना कहलाता है। अब मैम ये तो ठीक है कि हम बिजनेस ओपन कर रहे हैं, हम पहचान रहे हैं, ये व्यावसायिक क्रिया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? तो दोस्तों नेक्स्ट आता है मेजर। मेजर को बोला जाता है मापना।
मेजर को क्या बोला जाता है दोस्तों? मापना। मैम हमने ट्रांजैक्शन को पहचान भी लिया कि वो व्यापारिक है या गैर व्यापारिक है, हमने उसको पहचान लिया, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट है मापना। अब मैम उसको मापेंगे कैसे? तो समझते हैं आगे। जो राम ने स्टोर खोला था, राम ने जो स्टोर खोला था तो उसमें उसने सबसे पहले लिखा किराया देना है, कितना माल खरीदना है, कितना माल बेचना है। तो ये सारी चीज़ें संबंधित थी व्यापार से, और इसी क्रियाओं को व्यापारिक क्रियाएं अपन कह रहे थे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा है उसको कह रहे हैं मापना, मेजर करना। अब मेजर करना क्या होता है दोस्तों? मेजर करना होता है अगर आपने किराया दिया तो कोई ना कोई अमाउंट पे करी होगी, कोई ना कोई राशि पे करी होगी। सपोज आपने 5,000 रुपये मासिक किराया ही दिया पर मंथ, हर महीने आपने 5,000 रुपये का ही किराया दिया, तो वो हम राशि माप सकते हैं। वो जो लेन देन है, जो व्यापारिक क्रिया है और जो लेन देन है उसको हम माप सकते हैं। एक मनी में, एक मुद्रा में उसको माप सकते हैं कि हाँ, अगर कोई आपको पूछे कि आपकी दुकान का किराया क्या है, तो आप बोलोगे हर महीने हम तो 5,000 रुपये देते हैं। तो वो जो आपकी व्यापारिक क्रिया है उसको आप माप सकते हो, और उसी को ही बोला जाता है मापना। उसी तरह आप कुछ खरीद कर भी लाए, सपोज आप 10,000 रुपये का माल ही खरीद के लाए, ठीक है, तो वो हो गया मापना, यानी आप इसको पैसे में माप सक रहे हैं। अगर आप बेचते हो, सपोज आपने 15,000 रुपये का माल ही बेचा, तो वो आपने 15,000 रुपये का माल बेचा, वो भी मापने योग्य है, यानी उसको मुद्रा में मापा जा सकता है, उसको ही मापना। यानी पहले तो ये डिसाइड करो कि जो क्रिया हो रही है क्या वो व्यापार से संबंधित है, क्या वो व्यापार से संबंधित नहीं है। अगर है तो उस पर क्या व्यापार का प्रभाव पड़ रहा है? अगर पड़ रहा है तो वो लेन देन हमारी क्या होगी? व्यापारिक क्रिया, और उसको पहचान करो पहले। दूसरा, उसको मापो, जो व्यापारिक क्रिया हुई है क्या उसको आपको कोई राशि प्राप्त हो रही है, क्या वो मुद्रा से संबंधित है? अगर संबंधित है तो उसको आगे रिकॉर्ड करो। तो थर्ड ही पॉइंट अपना आता है रिकॉर्ड करना। थर्ड ही दोस्तों पॉइंट हमारा क्या आता है? रिकॉर्ड करना। अब ये रिकॉर्ड करना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है दोस्तों, ये रिकॉर्ड करना है लिखना। अब उदाहरण नंबर फर्स्ट पर आ जाओ। कौन सा? राम वाला। राम की जब शादी थी तब उसने क्या काम नहीं करा था? लिखा नहीं था। जो जो उसके ट्रांजैक्शन हुए थे उसने लिखा ही नहीं, और एंड में क्या हो गया था? प्रॉब्लम हो गई थी, उसको याद ही नहीं रहा और उसने लिखा ही नहीं। लेकिन बिजनेस में तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको याद रखना होगा, आपको पहले लिखना होगा। जो मैंने कहावत कही थी ना, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले, यानी पहले लिख लो। याददाश्त की भी एक सीमा है, क्या पता वो याद रहे या नहीं रही। तो लेखांकन की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रक्रिया है, थर्ड नंबर वाली, रिकॉर्ड करना, लिखना, यही है। अब मैम ये लिखना और रिकॉर्ड करना ये क्या है, तो ये अपन समझते हैं। तो थर्ड पॉइंट है दोस्तों लिखना, रिकॉर्ड। ये लिखना और ये रिकॉर्ड करना क्या है? जैसे मैंने बताया था ना, बैंड बाजा वाला, वो उसने सब लिखा। शादी वाला जो एग्जांपल लिया था ना, उसमें उसने सारा लिखा था, ठीक है। अब बिजनेस में लिखना एक अलग है। जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल को ही लेते हैं, राम ने स्टोर खोला था, ठीक है, तो उसने पहले व्यापारिक जो भी क्रियाएं उसको पहचान लिया कि किराया देना है, माल खरीदना है, माल बेचना है, ठीक है। इस सब को मुद्रा में मापा भी जा सकता है कि 5,000 रुपये का है या
15,000 रुपये में हमने करा है या 10,000 रुपये में उसको पेमेंट करा है, तो ये हम मनी में मेज़र कर रहे थे, मुद्रा में माप सकते थे। तो हमने पहचान भी कर ली और हमने माप भी दिया। जब दोनों काम हो गए, अब उसको लिख लो। लिख लो किसमें? जैसे आप एक शॉप पर जाते हो कुछ भी खरीदने, तो आपको क्या मिलता है? एक बिल मिलता है, एक वाउचर मिलता है ना। इस बिल में क्या होता है, जो भी कंपनी की डिटेल्स है वो यहाँ आती है, और अभी तो जीएसटी नंबर और सब हो गया है, तो जीएसटी डिटेल्स आ जाती है और सारा नाम, और सबसे मेन होती है आपकी अमाउंट, यहाँ अमाउंट आती है और ये बिल दे दिया जाता है। अब ये बिल अपने लिए तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन जिस स्टोर से आप लेकर आए हो वहाँ का मालिक या दुकानदार जिसने आपको बिल दिया है, तो उसने क्यों लिखा है इसको? लिखा इसलिए है कि आगे वो इस सबको फाइल करेगा और एंड में अपने व्यापार का लाभ हानि ज्ञात करेगा, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है ना। तो इसको इसीलिए कहते हैं लिखना, रिकॉर्ड करना। जो भी व्यापारिक क्रियाएं हो रही हैं या व्यापारिक लेन देन हो रही हैं, उन लेन देन को लिखना। दोस्तों, मैं यहाँ बार बार व्यापारिक को ही क्यों इतना समझा रही हूँ, तो इसको भी अपन एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल है ऐसे, एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप कुछ भी अपने व्यापार में माल खरीद के लाते हो, माल बेचते हो, या किराया चुकाते हो, या किराया भी प्राप्त करते हो, ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो आप, तो वो तो आपकी व्यापारिक क्रिया है। तो मैम, गैर व्यापारिक क्रियाएं क्या हैं? गैर व्यापारिक क्रियाएं जो व्यापार से संबंधित ही नहीं है, सामान्य क्रियाएं हैं। सपोज आप उठे, आप शॉप खोलने गए, शॉप पर न्यूज़पेपर वाला आया, न्यूज़पेपर दिया, ये सब सामान्य क्रियाएं। ये इससे कोई व्यापार प्रभावित नहीं होता है, लेकिन उसी न्यूज़पेपर का आप भुगतान करते हो तो वो एक व्यापारिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि ये अपने व्यापार के लाभ और हानि को प्रभावित कर रहे हैं, तो इसीलिए ये एक व्यापारिक क्रिया है। उसी तरह एक और मैं यहाँ एक टर्म समझाई देती हूँ, मौद्रिक और गैर मौद्रिक क्या है। मौद्रिक और गैर मौद्रिक, जो मैंने आपको पहचान का सेकंड पॉइंट समझाया था, सेकंड पॉइंट कौन सा था दोस्तों? मापना, राइट। मापना, यही मैंने समझाया था। तो दोस्तों, मापना मौद्रिक क्रिया है, यानी पैसे में हम उसको माप सक रहे हैं। किराए को, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, किराए को 5,000 में माप सक रहे थे, खरीदने को 10,000 में, और कितने का बेचा था? 15,000 में। इस सब क्रियाओं को हम माप रहे थे, और ये क्या कहला रही थी? मौद्रिक क्रियाएं कहला रही थी। तो मैम, गैर मौद्रिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? गैर मौद्रिक वे क्रियाएं जो मुद्रा में नहीं मापी जा सकती है, जैसे ईमानदारी। किसी की ईमानदारी है, किसी की प्रबंध शैली है, किसी की कला है, उसको अपन माप नहीं सकते हैं, तो वही गैर मौद्रिक है। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आपकी कोई एक कंपनी चल रही है ना, कंपनी में 10-15 एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन उसमें से 3 एम्प्लॉय अपना 100% दे रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी प्रबंध की शैली इतनी अच्छी है कि उससे कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट तो माप सक रहे हैं, लेकिन उनकी जो शैली है, उनकी जो कला है काम करने की, या उनमें जो हुनर है, उस हुनर और उस ईमानदारी को हम नहीं माप सक रहे हैं, तो वो होगी गैर मौद्रिक। यानी उससे व्यापार तो प्रभावित हो रहा है, लेकिन हम उस कला, उस हुनर को हम माप नहीं सकते, तो वो गैर मौद्रिक होगी। तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट कवर किए। कौन कौन से करें दोस्तों? सबसे पहले पहचान करना, लेन देन की पहचान करो, क्या वो व्यापारिक है, क्या वो सामान्य है। दूसरा, उसको मापो, यानी क्या हम उसको मनी में माप सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं। तो थर्ड होगा इसमें लिखना। जैसे हमने बताया था, राम की बहन शादी वाला एग्जाम्पल लिया था, तो उसने सारा लिखा था, तो वो ही रिकॉर्ड करना है, तो उसको ही कहते हैं लिखना। और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों क्लासिफाई करना।
क्लासिफाई करना। मैम ये क्लासिफाई करना क्या होता है, तो अभी समझ लेते हैं। क्लासिफाई का अर्थ है वर्गीकृत करना, वर्गीकरण करना, भागों में बांटना। मैम किसको भागों में बांटें, जो हमने ट्रांजैक्शन पहले पहचान करी, फिर उसको मापा, उसको लिखा, जो वो लेन देन थी उस लेन देन को ही वर्गीकृत करना। वर्गीकृत करना मतलब उसको भागों में बांटना। तो भागों में बांटने से पहले हम ये समझते हैं कि वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है। ये दोस्तों हम प्रक्रियाएं पढ़ रहे हैं, यही लेखांकन की प्रक्रियाएं, या शॉर्ट में कहा जाए तो ये ही लेखांकन है। यानी पहचानना, उसको मापना, उसको लिखना, उसको वर्गीकृत करना, ये ही पूरी एक प्रक्रिया ही एक लेखांकन है। तो वर्गीकृत करना क्या होता है, भागों में बांटना। जो भी लेन देन हुई उसको अलग अलग भागों में बांटना। तो पहले मैं इसके लिए ये बता देती हूँ कि वर्गीकरण क्या होता है। एक क्लास है, क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिक्स बैठे हुए हैं। मैम आती है, बोलती है बॉयज़ एक तरफ और गर्ल्स एक तरफ बैठ जाओ, ठीक है। तो वो बैठ जाते हैं, गर्ल्स एक तरफ और बॉयज़ एक तरफ। तो क्या होता है, मैम ने क्या करा, कक्षा को क्लासीफाई कर दिया, बॉयज़ की कैटेगरी अलग और गर्ल्स की कैटेगरी में अलग। तो ये ही चीज़ कहलाती है क्लासीफाई करना। लेकिन बिजनेस में क्लासीफाई करना अलग चीज़ है। क्या है वो, जो हमने लेन देन की प्रक्रिया, लेन देन जाना था, ये लेन देन कि किराया, खरीदना, बेचना, ये जो व्यापारिक क्रियाएं थी, इन्हीं को वैसे में भी मेजर कर दिया, लेकिन इन्हीं को ही आगे बांटना। कैसे बांटना, कैसे बांटना स्टूडेंट्स, कि महीने में जितना भी हमने खरीदा वो एक तरफ, जो हमने बेचा वो एक तरफ, और जो भी खर्चे हुए वो एक तरफ। जो भी खर्चे हुए वो एक तरफ, वो हमने बांट दिया। बांटा क्यों, क्योंकि एक जैसी प्रकृति की चीज़ों को हमने क्या करा, एक तरफ करा। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, ये क्लास थी, इस क्लास में हमने दो कैटेगरी करी थी कि बॉयज़ एक तरफ आएंगे और गर्ल्स एक तरफ आएगी, है ना। तो हमने कैटेगरी करी थी, क्यों करी, एक जैसी प्रकृति एक तरफ, एक जैसी प्रकृति एक तरफ। उसी तरह व्यापार की जो भी लेन देन है, जो भी होने वाले रोज के ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शन को क्या करना, अलग अलग भागों में एक जैसे नेचर, यानी खरीदने वाले को एक तरफ, बेचा एक तरफ बुक बनेगी, एक्सपेंस करा या खर्चा करा वो एक तरफ बनेगी। और इसी को ही क्लासीफाई करते हैं, इसी को ही क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इसको मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, ठीक है। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सचिन है, सचिन क्रिकेटर, ठीक है। उसको उसके टीम लीडर ने बोला कि बॉल और बैट्स परचेज करके लेकर आना, ठीक है। वो गया मार्केट और बॉल्स और बैट्स बहुत सारे परचेज करके ले आया, ठीक है। क्या लेकर आया, बॉल्स और बैट्स, और ऐसे बनेंगे अब, ठीक है। तो बॉल और बैट्स बहुत सारी क्वांटिटी में लाया, ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी में परचेज करके ले आया, ठीक है। अब लाते ही उसने एक साथ उधेड़ दिया, यानी सारे एक साथ पटक दिए। अब क्या होता है कि सब मिक्स हो गए। तो उसके जो टीम लीडर ने बोला कि बैट एक तरफ कर दो और बॉल्स एक तरफ कर दो, है ना। तो उसने क्या करा कि बैट सारे एक तरफ कर दिए, ठीक है, और बॉल्स सारी उसने एक तरफ कर दी, और बॉल्स में सब एक तरफ कर दी। तो यही क्लासीफाई हुआ। तो उसने क्या करा था, लेकिन सबसे पहले सचिन के जो टीम लीडर थे उसने उसको लिस्ट बना के दी, एक लिस्ट बनाई, उसमें उसको लिखा कि बैट इतने लाने हैं
बॉल इतनी लानी है, अदर सामान, अन्य सामान ये लेकर आने हैं, और इतना मैं आपको कैश दे रहा हूँ, ये सब लिख के दिया। तो दोस्तों यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग हुई है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्लासीफाई हुआ है। इसने भी दो भागों में बांटा, बेड और बॉल को अलग अलग भागों में बांटा। तो दोस्तों हम देखें तो यहाँ पर भी एक अकाउंटिंग चल रही है। कैसे? इनडायरेक्ट वे में चल रही है कि पहले लिखा फिर भागों में उसने बांटा, और इन सब की एक कीमत भी है। बेड की अलग कीमत है, बॉल की अलग कीमत है, तो उसको माप भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो गई। कौन कौन सी चीजें क्लियर हुई दोस्तों? आइडेंटिफाई करना भी हो गया, मेजर भी हो गया, रिकॉर्ड भी कर लिया। सचिन ने रिकॉर्ड भी कर लिया कि उसको क्या क्या लेकर आना है, फिर उसने लेकर आया, सब मिक्सअप हो गए थे, उसको अलग अलग भागों में बांटा, वही क्लासीफाई हो गया। और अब आता है समराइज करना। मैम ये समराइज करना क्या होता है? तो अभी समझते हैं समराइज करना क्या होता है। यही समझ लेते हैं समराइज करना। संक्षिप्त करना भी कह सकते हैं। लेन देन, यहाँ सब बात लेन देन से रिलेटेड ही चल रही है, तो लेन देन को संक्षिप्त करना क्या होता है? जब हमने क्लासीफाई करा, इस एग्जाम्पल में जब हमने बेट्स और बॉल को क्लासीफाई करा, तो ये उसने क्या करा, इसका जो भी सचिन का जो भी बॉस था उसने क्या करा, उसने सचिन को इंस्ट्रक्शंस दिए। क्या बोला कि एक पर्टिकुलर टोकरी बनी हुई है ना, यहाँ यहाँ बॉल्स आएगी, ठीक है, यहाँ यहाँ बॉल्स आएगी, और यहाँ यहाँ सचिन बेड रखने देना। तो सचिन ने क्या करा, यहाँ यहाँ बेड रख दिए, और ये पूरा एक किट था जिसमें सब सामान आ गया। यानी बॉल्स की कैटेगरी इसमें आ गई और बेड की यहाँ आ गई। यानी मैं आपको ये क्यों समझाना चाह रही हूँ, ये इसलिए समझाना चाह रही हूँ कि पहले तो उसने लिखा कि इसको क्या क्या लाना था, फिर उसने अलग अलग भागों में बांट दिया कि बेड एक तरफ, बॉल एक तरफ। अब उसने वापस एक ही जगह पर अलग एक ही नेचर की चीज़ों को एक ही जगह पे लाके रखा, वो ही समराइज करना कहलाता है दोस्तों। वो ही क्या कहलाता है, संक्षिप्त करना। यानी एक जैसी प्रकृति की चीज़ों को अलग अलग करने के बाद एक ही जगह पर लेकर आना। जो हमने ये पढ़ा अभी, ये पूरा किट है, उसने एक ही जगह एक ही नेचर वालों को चीज़ों को रखा, तो वो ही समराइज करना या वो ही समराइज करना कहलाता है, वो ही संक्षिप्त करना कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एनालाइज करना। एनालाइज करने को हिंदी में कहा जाता है विश्लेषण करना। मैम हमने आइडेंटिफाई कर दिया, हमने मेज़र कर दिया, हमने लिख भी लिया, उसको क्लासीफाई कर दिया, फिर एक जगह उसको लाके रख भी दिया, अब एनालाइज क्यों करें? एनालाइज का मतलब होता है स्टूडेंट, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आपकी पूरे साल आप स्कूल जाते हो, होमवर्क करते हो, टेस्ट देते हो, फिर या सेमेस्टर देते हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम देते हो, फिर ईयरली देते हो, फिर क्या आता है, रिजल्ट। रिजल्ट क्या आता है, आपने पूरे साल कितनी मेहनत करी, कैसे करी, और उसका क्या परिणाम रहा, वही आता है ना। उसी तरह लेन देन को आपने मापा, उसको लिखा, उसको रिकॉर्ड करा, उसको भागों में बांटा, उसको समराइज करा, और एंड में हम रिजल्ट देखते हैं। एंड में जो भी कंपनी का ओनर या बिजनेस का स्वामी होता है, वो क्या करता है दोस्तों, विश्लेषण करता है कि हमें लाभ क्या हुआ है या हानि हुई है तो कितनी हुई है। दोस्तों
बिजनेस और व्यापार का मुख्य उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। बिना लाभ के कोई व्यापार नहीं करता है। आप भी देखो, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहोगे तो आप यही चाहोगे ना कि उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, तभी आप इन्वेस्ट करते हो। तो जब आप लेखांकन कर रहे हो तो लेखांकन की जो एनालाइज वाला पॉइंट है प्रक्रिया का, तो उसमें यही एनालाइज किया जाता है कि आपको लाभ कितना हुआ है। सपोज आपकी कंपनी बहुत सारा लाभ हो रहा है तो आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको हानि हो रही है, आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? या तो बिजनेस बंद कर दोगे या उसमें क्या चेंजेस करने हैं, आवश्यक जो भी उसमें परिवर्तन करने हैं वो आप परिवर्तन करोगे। तो वो ही एनालाइज कहलाता है। लाभ हानि पर विश्लेषण करना ही क्या है? एनालाइज करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्रेट करना, भी वही है, उसकी व्याख्या करना, ठीक है। लास्ट में है कम्युनिकेट करना। मैम अभी नया शब्द जो है कम्युनिकेट करना, ये क्या होता है? तो ये अभी बता देते हैं दोस्तों। 6 हमने समझ ही लिया था, विश्लेषण, सातवां व्याख्या करना, उसकी परिणामों की व्याख्या करना, और 8th पॉइंट जो अभी हम समझ रहे हैं वो है कम्युनिकेट करना, संप्रेषित करना या संप्रेषण करना। ये संप्रेषण करना क्या है, पहले ये समझते हैं संप्रेषण करना क्या होता है ना। तो संप्रेषण, आज कोई भी सूचना है आपको किन माध्यमों से प्राप्त होती है? कोई भी सूचना है वो आपको मीडिया से, समाचार पत्रों से, रेडियो से, टेलीविज़न, इनसे प्राप्त होती है, ठीक है। उसी तरह अब देख लो आप, ये वीडियो ही आपको कैमरे और स्मार्टफोन से प्रोवाइड हो रही है। उसी तरह बिजनेस में दोस्तों, बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन हो रहे हैं उनको भी संप्रेषित करना होगा, उनको भी कम्युनिकेट करना होगा। कम्युनिकेट किसको करना होगा और क्यों करना होगा, ये समझते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेट करना होगा स्वामी को, और करना होगा सरकार को और संबंधित पक्षकार जो भी होंगे, संबंधित पक्षकार, लेनदार, जो भी बिजनेस के लेनदार है उनको सूचना देनी होगी। तो सबसे पहले समझते हैं स्वामी को। स्वामी को सूचना देनी होगी। दोस्तों, आपने पहचान करा, उसको मापा, उसको लिखा, उसको क्लासीफाई करा, उसको समराइज भी करा, उसको एनालाइज भी करा। एनालाइज कर दिया आपने कि रिजल्ट क्या आया, प्रॉफिट आया है, लॉस। तो ये आपको एंड में कम्युनिकेट भी करना होगा। किनको कम्युनिकेट करना होगा? जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब बिजनेस से जुड़े हुए लोग कौन हो सकते हैं? बिजनेस से जुड़ा हुआ सबसे पहले कौन होता है? मालिक, उस बिजनेस का, उस व्यापार का स्वामी। तो उसको हम सबसे पहले सूचना देंगे। क्या सूचना देंगे? व्यापार की सारी लाभ हानि यानी वित्तीय स्थिति के बारे में अवगत किसको कराएंगे? स्वामी को कराएंगे। मैम स्वामी हैं और उसको भी अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है, ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे होता है सपोज स्टूडेंट कि इसके लिए हम ये समझते हैं, छोटे स्तर पर व्यापार करते हैं जो लोग, उनको तो पता है हमारा नफा नुकसान कितना हो रहा है। लेकिन जो बड़े स्तर पर होते हैं, बड़े स्तर पर दोस्तों, जैसे हम उदाहरण लेते हैं मुकेश अंबानी। सब जानते हैं ना मुकेश अंबानी को, कितना बड़ा बिजनेसमैन है, कितना प्रॉफिट कमाता है, और सब लोग उसके बारे में, और आए दिन वो चर्चा में भी रहता है ना, और सब उसके जैसे बनना भी चाहते हैं। तो उसी तरह मुकेश अंबानी है ना दोस्तों, उसके व्यापार में क्या हो रहा है वो खुद जाके नहीं देखता है कि क्या पहचाना, क्या लिखा, क्या क्लासीफाई करा, क्या ऐसे एनालाइज करना है, वो नहीं देखता है। वो अपने प्रतिनिधि, यानी अपने प्रतिनिधि कौन? या तो प्रबंधक, या वहाँ के लेखाकर्मी, या वहाँ के मैनेजर, ये सब देखते हैं, या वहाँ का सीए हो गया, अकाउंटेंट हो गया। वो लोग वर्ष के अंत में व्यापार से पता लगाते हैं कि कितना लाभ हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। उस चीज़ को एंड में अपने मालिक को देते हैं। उसी तरह बड़े स्तर पर मैंने अभी उदाहरण लिया था मुकेश अंबानी का, तो वो खुद व्यापार में जाके सारे रिकॉर्ड्स नहीं करेगा,
एंड में जो भी प्रतिनिधि व्यक्ति होगा या सीए होगा, ठीक है, अकाउंटेंट होगा, वो इसको बता देंगे कि बॉस इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसको कैसे आगे बढ़ाएं, अगर लॉस हुआ है तो लॉस को कैसे कम करें, और ऐसा क्या करें कि बिजनेस में लॉस ना हो, है ना। तो राइट डिसीजन लेते हैं। तो यही है कि सूचना सबसे पहले स्वामी को देना, फिर सरकार को देना। मैम सरकार को सूचना क्यों दें हमारे बिजनेस की? दोस्तों बड़े लेवल पर जब व्यापार होता है तो उसमें बहुत सारा प्रॉफिट होता है। अब सरकार क्या वसूलती है हमसे? कर, सभी से कर वसूलती है, और कर आपका एक सब्जेक्ट भी है जो आपको सर पढ़ाएंगे, वहाँ वो आपको डिटेल में बताएंगे, है ना। तो थर्ड हम समझते हैं संबंधित पक्षकार। मैम संबंधित पक्षकार कौन होते हैं? बिजनेस से जुड़े हुए लेनदार, जिन लोगों ने बिजनेस को कर्जा दिया है या जो बिजनेस से मांगते हैं, वो भी चाहते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर लॉस हो रहा होगा तो वो अपना पैसा मांगने के लिए आ जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट होगा तो वो सोचेंगे हमने भी सही जगह पैसा दिया है। तो इन लोगों को भी वर्ष के अंत में हमारे व्यापार से संबंधित सूचनाएं इन लोगों को भी देनी होती है, क्योंकि ये लोग भी हमारे व्यापार से जुड़े हुए होते हैं। तो हमारी सूचनाएं संप्रेषित करना। तो दोस्तों यहाँ तक अकाउंटिंग का ये जो प्रक्रिया है ये चलती है, और इस पूरी ही प्रक्रिया को अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये ही अकाउंटिंग है। एक बार हम फिर इस पर नजर डालते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने पहचान कर ली, उसको मेजर भी कर दिया, उसको रिकॉर्ड लिख भी लिया, उसको अलग अलग भागों में भी बांट लिया, उसको समराइज भी कर लिया, संक्षिप्त भी कर लिया, एक जैसे नेचर की प्रकृति की वस्तुओं को एक जगह लिख दिया या लेन देन को एक जगह लिख दिया, फिर उसको विश्लेषण कर दिया। विश्लेषण यानी किसका? लाभ और हानि का, यानी परिणामों का, जो रिजल्ट है उसका विश्लेषण किया। इंटरप्रेट, उसकी व्याख्या करी, और उसके बाद उसको कम्युनिकेट किसको करा? जो उससे संबंधित लोग हैं, जो व्यापार से संबंध रखते हैं, स्वामी, लेनदार और सरकार और अन्य संबंधित व्यक्तियों को हमने सूचना क्या करी? प्रेषित करी। तो दोस्तों इसी को ही, इस पूरी प्रक्रिया के जितने 7 चरण हैं या 8 चरण, 7 चरण हैं, वो ही 7 या 8 चरण क्या कहलाते हैं? लेखांकन। अगर कहा जाए तो ये ही लेखांकन है, ये ही अकाउंटिंग है, ठीक है। लेकिन दोस्तों बिजनेस के अंदर इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाया जाता है। जैसे आइडेंटिफाई करना तो ठीक है, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जो भी व्यावसायिक क्रिया है उसको पहचानो, उसको मनी में माप सकते हैं, जैसे किराए को माप सकते थे। उसी तरह हमने लिखा भी था, क्रिकेट वाला जो एग्जाम्पल दिया था कि बैट इतनी मंगवानी है, बॉल्स इतनी मंगवानी है, उसको लिखना, वो ही हो गया, रिकॉर्ड करना हो गया। तो इसके अंदर रिकॉर्ड में, बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड में जर्नल बुक बनाई जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। उसके बाद क्लासीफाई करना, अलग अलग भागों में बांटना। लेकिन बिजनेस में क्लासीफाई का काम खतौनी बही में करा जाता है या खाता बही में करा जाता है। उसको खतौनी कहते हैं और खाता बही भी कहते हैं। दोस्तों समराइज करना, जो मैंने वो एग्जाम्पल दिया था ना कि अलग अलग उसके बोझ ने बैट अलग रखे, बॉल्स अलग, एक जैसे नेचर की चीज़ें एक ही जगह रखी, उसको समराइज करना कहते हैं। बिजनेस में भी सारे जो आपने जनरल बना दी, लेज़र बना दी, जो आपने खतौनी कर दी, उन सबको एक जगह कहाँ रखा जाता है? वो एक जगह रखा जाता है तलपट, ट्राई बैलेंस जिसको कहते हैं, और स्थिति विवरण। ये हम दोस्तों आगे सब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ये सब, तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, और ये सब हम एफएम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? लेखांकन कहलाती है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा? लेखांकन का इतिहास क्या था? इटली से आया था, लुकास पेसियोली लेकर आए थे।
1494 में लाए थे। एक पद्धति लाए थे लेखांकन दोहरा लेखा प्रणाली, और इसका 2 बार लेखा होता था, एक डेबिट और एक क्रेडिट। उसके बाद हमने डिस्कस करा था प्राचीन काल में मुनीम जी हुआ करते थे, वो ही लेखा जोखा करते थे, ठीक है, फाइलिंग करना और लिखना, ये सब देखा था। उसके बाद हमने प्रक्रिया पढ़ी थी, ये पूरी प्रक्रिया जिसमें पहचान करना, लेन देन की पहचान करना, उसके बाद उसको मापना किस में, मनी में, पैसे में, मुद्रा में, फिर उसको लिखना ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा था वर्गीकृत करना, क्लासीफाई करना, अलग अलग भागों में बांटना। ये देखो हमने अलग अलग भागों में इस एग्जाम्पल से समझा भी था और एक साथ समराइज भी करा था, इसी को हम समराइज करना भी बोलते हैं। इसके बाद एनालाइज करना, एनालाइज किसका करना, रिजल्ट का एनालाइज करना सीखा था। फिर उसको व्याख्या करनी, क्या वो प्रॉफिट है तो हमें आगे बढ़ाना चाहिए व्यापार को या हमें बंद कर देना चाहिए, उसको व्याख्या करना। फिर संप्रेषित करना, जो हमारे व्यापार का रिजल्ट है या जो भी ट्रांजैक्शन है वो किसको संप्रेषित करनी, स्वामी को, सरकार को, संबंधित पक्षकार को। तो दोस्तों ये हमने जो प्रक्रियाएं पढ़ी ये सारी ये 8 जो प्रक्रिया है ये ही पूरी अकाउंटिंग है। तो ये टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है और आगे के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आगे और कौन कौन से टॉपिक से